नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भू आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और इन भू आकृतिक प्रदेशों में हमने प्रायद्वीपीय पठार को कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन से पर्वत आते हैं एक बार हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी तट से लगा हुआ तमिलनाडु और केरल में जितने भी पर्वत आते हैं अपने उनको सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका नीलगिरी पर्वत, उसके बाद में अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी। ये चार पहाड़ी हैं जो दक्षिण भारत में अवस्थित हैं। तो नीलगिरी पर्वत जो है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ ये याद रखनी है कि इन पर्वतों की जो अवस्थिति है वो किन राज्यों में है। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम ये तीनों पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। ठीक है, और जो चौथा है आपका पालनी हिल है केवल तमिलनाडु में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि नीलगिरी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, कार्डमम केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है और पालनी तमिलनाडु की सीमा तमिलनाडु में है। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नीलगिरी जो है वो केरल और तमिलनाडु में है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। ठीक है, तो दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है अगर प्रश्न पूछा जाए तो नीलगिरी की। दूसरा है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी अन्नामलाई की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, साथ में प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा वाला, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रीजन है। तो इस तीन तरफ से पानी से घिरे हुए प्रायद्वीप, इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अनाईमुड़ी हो जाएगी, जो कि अन्नामलाई पर्वत में अवस्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कार्डमम का। कार्डमम जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कार्डमम की जो सबसे विशिष्ट विशेषता है वो ये है कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है, यानी कि यहाँ पर अवस्थित है केरल में। ठीक है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी, कार्डमम हो जाएगी। कार्डमम का मतलब होता है दोस्तों इलायची पर्वत। ठीक है, यहाँ पर इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इलायची पर्वत या कार्डमम पर्वत। पालनी पहाड़ी केवल तमिलनाडु में है। अब इन सभी पर्वतों को हम लोग एक बार कहाँ देखते हैं, मैप पर देखते हैं कि कहाँ इनकी अवस्थिति है। देखिए, ये है आपका भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में ये पर्वत कौन कौन सी जगह पर अवस्थित हैं, तो देखिए ये है केरल और ये है तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी कि यहाँ पर, ये तो हो गया आपका नीलगिरी पर्वत, और यहीं पर इसके जस्ट सटा हुआ है अन्नामलाई, और इसके बिल्कुल दक्षिण में है यहाँ पर कार्डमम पर्वत। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अन्नामलाई, और ये हो गया नीलगिरी। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, दोदा बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी। और ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, कार्डमम है। तो ये तीनों दोस्तों केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ठीक है, इनकी अवस्थिति याद हो गई। यहाँ पर एक पर्वत है उसका नाम है पालनी पहाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर दो दर्रे हैं दोस्तों, एक तो पालघाट दर्रा और एक सैनकोटा दर्रा। तो जो पालघाट दर्रा है वो अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग करता है। किससे अलग कर रहा है, अन्नामलाई को नीलगिरी से। और जो सैनकोटा दर्रा है वो नीलगिरी को किससे अलग कर रहा है, कार्डमम से। दर्रे का मतलब होता है कि जो दो पर्वतीय क्षेत्रों को विभाजित करे और वहां से होकर के दो स्थानों को जोड़ने के लिए क्या बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है। उसी रास्ते को क्या कहते हैं, पहाड़ी रास्ते को दर्रा कहा जाता है या पास कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उन्हीं दर्रों की बात करते हैं। एक तो है आपका पालघाट दर्रा। तो दोस्तों जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग कर रहा है।
किससे अलग कर रहा है? नीलगिरी को अन्नामलाई से। मैं यहाँ पर साथ साथ में आपको इमेज से बताता जा रहा हूँ। ये तो आपका अन्नामलाई हो गया और ये नीलगिरी हो गया। इनके बीच में जो दर्रा अवस्थित है ये कौन सा है? पालघाट दर्रा है। और जो पालघाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ रहा है? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोच्चि को। तो कोच्चि जो है वो केरल में है। किसको किससे जोड़ रहा है? कोच्चि को कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, एक चीज ये याद होगी। दूसरा दर्रा है आपका सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा जो है वो अन्नामलाई को, यानी कि ये जो अन्नामलाई पर्वत है आपका और ये कार्डमम पर्वत है, इन दोनों के बीच में बनाया गया है। तो अन्नामलाई को कार्डमम से अलग करता है, जबकि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। और किससे जोड़ रहा है? मदुरई। मदुरई ये वही स्थान है जहां पर मीनाक्षी टेम्पल बना हुआ है द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो ये अब इनके अलावा कुछ और पर्वत हैं जिनकी अवस्थिति मैंने यहाँ राज्यों के हिसाब से सेट की है। तो देखिए सेवराय पहाड़ी, तो सेवराय पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। जावेदी पहाड़ी तमिलनाडु में। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बन गया आपका कि तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो पहली तो कौन सी हो गई आपकी? पालनी। पालनी के अलावा सेवराय, सेवराय के अलावा जावेदी। ठीक है, तो ये तीन पहाड़ियां और इसकी सीमा पर कौन सी है? नीलगिरी और अन्नामलाई। इसके अलावा पालकोंडा, वेलिकोंडा और नन्नामलाई, ये तीन पर्वत जो हैं, मैंने आपको पिछले, अगर आपने प्रायद्वीपीय पठार को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो रॉयल सीमा के पठार में, यानी कि आंध्रा के पठार में आपने इनको देखा होगा कि रॉयल सीमा के पठार में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं। तो पालकोंडा, वेलिकोंडा और नन्नामलाई, ये तीनों पर्वत श्रेणियां कहाँ पर अवस्थित थी? आंध्रा के पठार में। और आंध्रा के पठार के कौन से हिस्से में? दक्षिणतम हिस्से में, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण वाला भाग था। तो देखिए पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, नन्नामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन जनवरी 2014 में क्या हो गया? ये अलग हुआ और नया राज्य के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये कुछ दर्रे थे और जो इन चारों पर्वत श्रेणियों के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियां थी दक्षिण में, वो थी। अब देखिए टोटल यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हो गई। तो सबसे पहले आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालनी, सेवेरॉय, जावेदी। ठीक है, पालकोंडा, बेलीकोंडा और नन्नामलाई, ये सारी की सारी पहाड़ियां जो हैं वो दक्षिण भारत में स्थित हैं। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी तीन पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? नीलगिरी हो गई, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दूसरी अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, साथ में प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और कार्डमम पर्वत जो था, तो कार्डमम पर्वत दक्षिणतम भारत का, यानी कि दक्षिणी भारत का सबसे दक्षिणी, या ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसको इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ आपका दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके अलावा इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। ये इंडिया हो गया। देखिए दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के तटवर्ती ढालों पर, तो ये जो है आपका दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, इसके जो तटीय इलाका है ये वाला, तो आपको मालूम है कि पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसके तटवर्ती ढालों पर क्या होती है? औसत से अधिक वर्षा होती है। तो औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पति है वो क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो यहाँ वनस्पति की सघनता अधिक होगी, तो यहाँ पर जैव विविधता भी क्या होगी? अधिक होगी। और जैव विविधता अधिक है तो यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसकी विशेषताएं। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होने के कारण यहाँ इस पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? अगर मिट्टी पूछी जाए तो लेटेराइट मिट्टी का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। और जहाँ लेटेराइट मिट्टी होती है वहाँ पर किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? वहाँ बागानी कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि की जाती है? बागानी कृषि की जाती है। और बागानी कृषि में चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, मसाले हो गए, ये सारी फसलें आती हैं, फल हो गए। ठीक है, तो बागानी कृषि भारत के किन किन एरिया में की जाती है? एक तो उत्तरी भारत में और एक दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य था वो कौन सा था? असम था। असम के बाद में दूसरा पश्चिम बंगाल था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा तमिलनाडु था।
और मसाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित किए जाते हैं? केरल में उत्पादित किए जाते हैं। और कॉफ़ी का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा वो किया जाता है आपका कर्नाटक में। और तंबाकू का पूछे तो यहीं पर मेंशन कर देता हूं, वो आंध्र प्रदेश में। और नारियल पूछे तो केरल में। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनकी विशेषता हो गई। विशेषता क्या है कि यहाँ मानसून क्या करता है? प्रवेश करता है केरल में। तो ये पश्चिमी घाट से लगा हुआ एरिया है और ऊंचा उठा हुआ भाग है, पर्वतीय भाग है, इसीलिए जो मानसून जाता है वो इन पर्वतों से टकरा जाता है और टकरा करके इस क्षेत्र में क्या करता है? औसत से अधिक वर्षा करता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे यहाँ वनस्पति की सघनता अधिक होती है। इसीलिए इस क्षेत्र का पारिस्थितिक महत्व अधिक है और इसीलिए इस वाले एरिया को यानी कि पश्चिमी घाट को किसमें शामिल किया जाता है? भारत के जैव विविधता तप्त स्थलों में। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है ये भारत का एक। ठीक, अब देखिए इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। तो सबसे पहली चीज, घाट के नाम से पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये जो तटवर्तीय एरिया है ये वाला, ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है और ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली जो संरचना है, ये संरचना तो सीधी रेखा के रूप में विस्तृत है, बल्कि ये वाली जो संरचना है ये टूटी फूटी श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। इसका विस्तार जो है वो क्रमिक रूप से न होकर के अक्रमिक रूप से है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, जो भी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां क्या करती हैं कि इस प्रायद्वीपीय भारत की जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण क्या होता है कि नदियों का जो बहाव होता है वो इस प्रकार से होता है। और इस प्रकार से नदियों का बहाव होने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं तो यहाँ पर ढाल कम होने के कारण ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अर्थात ये क्या करती जाती हैं, यहाँ के जो तटीय मैदान हैं उसको काटती हैं और काटते हुए कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिससे पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो क्रमिक रूप से न होकर के अक्रमिक रूप से हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ एक बात ये भी याद रखनी है कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट से अधिक है, तो इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट से क्या हो गई? कम हो गई। तो इसकी जो ढाल होगी वो पश्चिमी घाट से क्या होगी? अधिक होगी, बल्कि इसकी ढाल की जो तीव्रता होगी वो पूर्वी पश्चिमी घाट से कम होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अगर तुलना करने के लिए आपसे बोला जाए तो क्या होगा कि इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है और इसकी ढाल की तीव्रता भी पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। अब जब ढाल की तीव्रता इधर अधिक है और इधर कम है तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण कर रही हैं? डेल्टा का। डेल्टा का मतलब हो गया क्या कि अपने आसपास की जमीन को काटते हुए गिरती हैं। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसीलिए पूर्वी घाट क्या हो गया है? अक्रमिक हो गया है। अब यहाँ से जो नदियाँ गिरती हैं, जैसे तापी है, तापी के ऊपर से एक नदी गिरती है नर्मदा, तो ये जो नदियाँ हैं ये तापी हो गई, ये नर्मदा हो गई। तो पूर्वी घाट से यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी को हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख। क्या बोला जाता है दोस्तों? ज्वार नदमुख। अब देखिए, एस्चुरी का मतलब हो गया कि वो नदियां जो ऊंचाई से गिरती हैं, तो ऊंचाई से गिरेंगी तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र को, तटीय मैदान को नहीं काटेंगे। इसका मतलब वो सीधी समुद्र में गिरेंगी। जब समुद्र में वो नदियां गिर जाती हैं इस प्रकार से, जैसे ये कोई नदी गिर रही है ऐसे, तो यहाँ पर जब गिरेंगी तो यहाँ अंदर जितना भी मलबा है तो इसको क्या कर देंगी? किनारों पर ले आएंगी ये। तो इसी को बोला जाता है एस्चुरी। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है मध्य सह्याद्री और तीसरा है दक्षिणी सह्याद्री। दोस्तों, जो उत्तरी सह्याद्री है इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के गोवा के पणजी तक है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो तापी नदी से लेकर के गोवा के पणजी तक है। मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है वो पणजी से लेकर के नीलगिरी तक है। नीलगिरी पर्वत का भी आपने नाम सुना होगा।
तीसरी है आपकी दक्षिणी या सदन सह्याद्री, तो इसका जो विस्तार है वो नीलगिरी पर्वत से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी जो था वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अब ये पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट को सह्याद्री के नाम से नहीं जाना जाता, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक बात देख लेते हैं। देखिए अभी आपने देखा कि जब मानसून भारत में आता है वो दक्षिण पश्चिम से आता है। अब दक्षिण पश्चिम से आएगा तो ये वाला जो रीजन है वो ऊंचा उठा हुआ रीजन है, तो इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण ये मानसून किससे टकराता है? सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है, और पश्चिमी घाट से टकराएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करेगा। जब बारिश यहाँ सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ की वनस्पति की जो सघनता होगी वो भी अधिक होगी। वनस्पति सघनता अधिक होने के साथ साथ यहाँ जैव विविधता अधिक होगी, और जैव विविधता अधिक है तो यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है मानसून, तो ये वाले रीजन की ओर जब मानसून आता है पूर्वी घाट की तरफ, तब वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। तो पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ पर वर्षा क्या होगी? कम होगी। तो वनस्पति की सघनता भी यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वनस्पति की सघनता कम होगी तो इसके साथ साथ जैव विविधता भी क्या होगी? कम हो जाएगी। और जैव विविधता कम होगी तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? पर्णपाती वन मिलेंगे। किस प्रकार के? पर्णपाती वन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका तो जो विस्तार है वो क्रमिक रूप से है, और इसका जो विस्तार है वो अक्रमिक रूप से है। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां इसके तटीय मैदान को काटती हैं, इसलिए ये क्रमिक रूप से विस्तृत नहीं हो पाया है, इसीलिए अक्रमिक विस्तार के रूप में फैला हुआ है। अब देखिए पहले तो पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लें। पहला पॉइंट इसका विस्तार, तो विस्तार जो है वो उत्तर में तापी नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तापी नदी के बाद में, तापी नदी जो है वो कहाँ है? गुजरात से होकर गिरती है। तो राज्य अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको इस वाले एरिया के सारे राज्य मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, और गोवा के बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है केरल, और केरल के बाद ये वाली सीमा जो है यहाँ से इस तरीके से ये हो गई आपकी तमिलनाडु। अगर राज्यों में इसका विस्तार पूछा जाए कि बताइए पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कौन कौन से राज्यों में नहीं है या कौन कौन से राज्यों में है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, अगर पूरा टोटल विस्तार आपसे पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार, तो उत्तर में कौन सी नदी थी? ताप्ती नदी थी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, और दक्षिणी पॉइंट कौन सा था? कन्याकुमारी था। तो कन्याकुमारी से लेकर के कहाँ तक है इसका विस्तार? तापी नदी तक है। दूसरी चीज, इसकी जो टोटल लंबाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। तो 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई, जबकि इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1000 से 1300 मीटर के बीच में है। ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखना कि इसकी जो ढाल की तीव्रता है तो वो क्या है? अधिक है। अभी हमने देखा था कि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है तो इसकी ढाल भी क्या है? पूर्व की ओर है, तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी? अधिक तीव्र हो जाएगी। तो यहाँ ढाल तीव्र होने के कारण यहाँ से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, यानी कि पूर्व से जो नदियां निकलती हैं और पश्चिम की ओर गिरती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं और ज्वार, नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से संलग्न तटीय मैदान की औसत चौड़ाई क्या है? कम है। अब देखिए ये मैदान जब अधिक ऊंचा है तो यहाँ पर नदियों ने ज़्यादा काट छांट नहीं की है, यानी कि नदियों ने ज़्यादा कटाव न करने के कारण इसके मैदान की जो चौड़ाई है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। बल्कि पूर्वी घाट में नदियों ने उसके तटीय मैदान की क्या की है? ज़्यादा कटाव किया है। तो उसका अधिक कटाव करने के कारण क्या हुआ है? उसके जो मैदान हैं, तटीय मैदान, वो क्या हो गए हैं? औसत से अधिक चौड़े हो गए हैं, या पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, पश्चिमी घाट की जो संरचना बनी है वो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। तो ये चीज आपको कैसे याद रखनी है? जब हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था, और प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार जब हम पढ़ रहे थे, तो उसकी जो संरचना है वो आग्नेय चट्टानों से या क्रिस्टलीय आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित थी। तो अगर जब पूरा पठार ही वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है तो ये वाली संरचना भी किससे बनेगी? बेसाल्ट, ग्रेनाइट और नीस। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो हैं वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और जबकि नीस जो है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा पश्चिमी घाट। अब एक पॉइंट और आता है इसमें, वो क्या है?
कि पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढालों पर औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ वनस्पति की सघनता क्या है, अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता भी अधिक है। तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी, सदाबहार वनस्पति मिलेगी। ये था हमारा पश्चिमी घाट। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा पूर्वी घाट का अधिकांश क्षेत्रों का कटाव, पूर्वी घाट के अधिकांश क्षेत्रों का कटाव होने से इसका अक्रमिक विस्तार है। यानी कि जैसे अभी हमने देखा था कि ये मैप है और ये आपका पूर्वी घाट है, तो इस तरीके से फैला हुआ है। तो इन नदियों ने यहाँ पर क्या किया है, अधिक कटाव किया है। तो कटाव करने से इसका जो विस्तार है वो अक्रमिक रूप से विस्तृत हो गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम होने के साथ साथ ढाल मंद होने के कारण पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में, यानी कि इधर से पश्चिमी घाट से जो नदियां आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण कर रही हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट भी हम देख चुके हैं। अगला है पूर्वी घाट से संलग्न तटीय मैदान की औसत चौड़ाई अधिक है। तो इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसका अधिक कटाव किया है, जिसके कारण इस मैदान की औसत चौड़ाई क्या हो गई है, अधिक हो गई है। अगला पॉइंट, पूर्वी घाट के तटवर्ती ढालों पर अपेक्षाकृत कम वर्षा, यानी कि पश्चिमी घाट में तो अधिक वर्षा हो रही थी, जबकि पूर्वी घाट में कम वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर जब कम वर्षा होगी तो क्या होगा, देखिए वनस्पति की सघनता कम होगी, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब जैव विविधता कम है, बारिश कम है, तो यहाँ इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी जो जल के अनुसार अपने आप को ढाल लेगी। इसका मतलब कि जब अधिक जल होगा, जब उसको जल की आवश्यकता होगी तो वो अपने पत्ते गिरा देगी, और जब उसको जल की पूर्ति होगी तो उसके ऊपर पत्ते हरे रहेंगे। तो इस प्रकार के वनों को बोला जाता है पर्णपाती वन। तो दोस्तों ये था अपना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार था वो ताप्ती नदी से कहाँ तक था, पणजी तक। दक्षिणी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री का विस्तार पणजी से लेकर के नीलगिरी तक था, और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी से कन्याकुमारी तक था। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 2 पॉइंटों पर हम चर्चा कर चुके हैं अभी। पहला दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी और पूर्वी घाट। अब आपका आता है चौथा भू-आकृतिक प्रदेश। तो चौथा भू-आकृतिक प्रदेश है आपका तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान का निर्माण, तो तटीय मैदान क्या है, तो अभी आपने देखा, तो ये हमारा भारत है। तो भारत में पश्चिमी घाट से लगा हुआ जो क्षेत्र है ये वाला, और ये पूर्वी घाट से लगा हुआ क्षेत्र, ये आपके तटीय मैदान है, यानी कि तट से संलग्न मैदान को तटीय मैदान कहा जाता है। तो इस तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। तो बात आती है दोस्तों, इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो इधर क्या है, आपके अरब सागर है, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर हिंद महासागर, हिंद ओशियन। तो देखिए, सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण, जब सागर का जल स्थल से टकराता है बार बार, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, कई बार यहाँ से जल आया, टकरा के फिर वापस चला गया, फिर टकराया, फिर वापस आ गया। तो इस तरीके से जल क्या होता है, टकराता है, तो टकरा के वापस लौट जाता है। तो सागरीय तरंगों द्वारा तो जो जल आता है तो इस प्रकार से आता है, तो इन्हें बोला जाता है सागरीय तरंगें। तो सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण, यानी कि यहाँ से जब जल जाएगा तो इसको काटेगा थोड़ा बहुत, जब इस क्षेत्र को काटेगा तो इसका क्या होगा, अपर्दन होगा और तथा निक्षेपण। उसके बाद में जो पठारी नदियाँ यहाँ से पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर जो गिर रही हैं, वो अपने साथ अवसाद लाती हैं। उसके साथ में वो अवसाद यहाँ क्या होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। तो उन जमा हुए अवसादों से क्या होता है, इस तटीय मैदान का निर्माण होता है। तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी इसके निर्माण की, कि सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। तो भाई साहब, सागरीय तरंगें क्या कर रही हैं, यहाँ पर अपर्दन कर रही हैं, निक्षेपण कर रही हैं, और पठारी नदियाँ क्या कर रही हैं, इस क्षेत्र को भर रही हैं, किससे, अवसादों से। तो उससे क्या हो जाएगा, ये मैदान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब बात आती है कि इस तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है आपका पूर्वी तटीय मैदान।
तो दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये 4 भागों में विभाजित है। पहला है काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तटीय मैदान, तीसरा है कन्नड़ तटीय मैदान और चौथा है मालाबार तटीय मैदान। ये तो पश्चिम की ओर विस्तृत हैं। इसके बाद में जो पूर्व की ओर है वो कौन सा है? एक तो आपका उत्कल तट है, दूसरा उत्तरी सरकार तट है और तीसरा कोरोमंडल तट है। तो एक बार इनको मैप पर देख लेते हैं। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर सभी मैदानों की अवस्थिति है। दोस्तों ये जो गुजरात का तट है यानी कि ये वाला रीजन, तो गुजरात से संलग्न जो तटीय मैदान है इसको कहा जाता है काठियावाड़ का तट। क्या कहा जाता है? काठियावाड़। और इसका दूसरा नाम है सौराष्ट्र तट। ठीक है, तो काठियावाड़ तट क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो कि गुजरात से संलग्न तटीय मैदान, गुजरात से संलग्न तटीय मैदान। ये प्रश्न भी पूछा जाता है इसी प्रकार से कि गुजरात से संलग्न तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, तो या तो काठियावाड़ का तट ऑप्शन में मिलेगा या इसका दूसरा नाम है जिसे सौराष्ट्र का तट कहते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सौराष्ट्र। दूसरा मैदान आता है आपका दमन से लेकर के गोवा के बीच में, तो दमन से और गोवा के बीच में महाराष्ट्र, या ये कह सकते हैं महाराष्ट्र और गोवा में तट से संलग्न मैदान को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। क्या यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बाद में परिवहन पढ़ेंगे तो परिवहन के अंतर्गत जितने बंदरगाह यहाँ पर विस्तृत हैं उन सब बंदरगाहों के बारे में हमें अवस्थिति ज्ञात करने में ये सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो कोंकण तट किसे कहते हैं? तो कोंकण तट कहेंगे दमन तथा गोवा के बीच में संलग्न तटीय मैदान। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? दमन तथा गोवा के मध्य संलग्न तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो है आपका वो है कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट कहां से कहां तक है? गोवा से नीलगिरी तक। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी कि गोवा से नीलगिरी के मध्य अवस्थित तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट कहा जाता है। और जो मालाबार तट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट जो है वो नीलगिरी से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है, तो इसीलिए इसको मालाबार तट कहते हैं। ये वही मालाबार तट है जहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में आया था और यहीं के शासक जमोरिन ने क्या किया था? उसका स्वागत किया था, बहुत भव्य स्वागत किया था। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके तटीय मैदान कौन से? पश्चिमी तट वाले। तो ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो याद रखना है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान पश्चिम में अवस्थित है या कौन सा पूर्व में अवस्थित है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पश्चिम में अवस्थित नहीं है या कौन सा पश्चिम में पूर्व में अवस्थित नहीं है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। तो कैसे याद रखोगे कि गुजरात से लगा हुआ तो काठियावाड़ और दमन और गोवा के बीच का कोंकण, कन्नड़ कौन सा है? गोवा से नीलगिरी के बीच में, और मालाबार तट कौन सा है? नीलगिरी से कन्याकुमारी। मालाबार तट में ही सबसे पहले भारतीय मानसून प्रवेश करता है और यहीं पर सबसे ज्यादा मसालों की खेती की जाती है। अब आते हैं पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में दोस्तों हमारे 3 तट हैं। कौन कौन से? पहला तो है उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, उसके बाद उत्तरी सरकार और फिर कोरोमंडल। तो उत्कल तट का जो विस्तार है वो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में है। तो अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी हो तो क्या लिखोगे कि स्वर्ण रेखा व महानदी के मध्य, स्वर्ण रेखा व महानदी के मध्य अवस्थित तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। इसके बाद में महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के मध्य में अवस्थित तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इसको याद रखना, उत्तरी सरकार कुछ और मतलब मत समझ लेना इसका। तो उत्तरी सरकार किसे कहेंगे? महानदी से कृष्णा के बीच में अवस्थित तटीय मैदान क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार तट कहलाएगा। अब है आपका एक कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कहां तक है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। आपको ये पूरी संरचना दिखाई दे रही होगी यहां से यहां तक। तो कोरोमंडल तट क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों एक बात मैं यहां आपको मेंशन करा देता हूं कि कोरोमंडल तट पर जो बारिश होती है वो शीतकाल में होती है, और शीतकाल में क्या होता है कि मानसून उत्तर पूर्व से आता है।
तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है कहां पर? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट के कौन से एरिया में? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो बारिश होगी वो उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के द्वारा होगी। और इसी एरिया में भारत में चावल की 3 बार खेती की जाती है एक साल में। यानी कि तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु और जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर खरीफ, रबी और जायद तीनों कृषि के उनमें क्या की जाती है? चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारिश अगर तमिलनाडु के तट पर होगी तो वो किससे होगी? शीतकालीन मानसून से, या कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा बारिश कब होगी? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून भी हम इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका तटीय मैदान। इसके बाद में अगली बात करते हैं हम भारत के द्वीप समूह। इसके बाद हमारा ये अंतिम बिंदु चल रहा है और इस द्वीप समूह के बाद में भारत के भू आकृतिक प्रदेश आपके समाप्त हो जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका अपवाद तंत्र या भारत की प्रमुख नदियां। तो देखिए, भारत के द्वीप समूहों को हम लोग 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है अपना वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक तो अंडमान में और एक निकोबार में। दूसरा है अरब सागर के द्वीप। तो अरब सागर के द्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही द्वीप है, वो कौन सा है? लक्षद्वीप। तीसरा है अन्य द्वीप समूह। तो अन्य द्वीप समूहों में वो द्वीप हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। एक तो श्री हरिकोटा हो गया, पंबन द्वीप हो गया, न्यूमूर द्वीप हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप हो गया और माजुली द्वीप हो गया। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में। दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप का जो विस्तार है वो बंगाल की खाड़ी में है, सबको मालूम है। तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल हो गई, बंगाल की खाड़ी में हो गई। तो अंडमान निकोबार को अपन ने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो था आपका अंडमान और दूसरा निकोबार। तो अंडमान को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी अंडमान, एक मध्य अंडमान और एक लोअर अंडमान, जिसे हम लिटिल अंडमान के नाम से भी जानते हैं, सॉरी दक्षिणी अंडमान। और ये हो गया आपका चौथा लिटिल अंडमान। इसके बाद में यहां से आपकी 10 डिग्री की रेखा गुजर रही है। कितने डिग्री की? 10 डिग्री की रेखा, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। या ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या अंडमान के लिटिल अंडमान को निकोबार के कार निकोबार से अलग करता है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी बात है कि नॉर्थ अंडमान में, यानी कि अंडमान में सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। अब यहां पर बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर किस में अवस्थित है? लोअर अंडमान में या दक्षिणी अंडमान में। इसको दक्षिणी अंडमान कहते हैं। और ये जो चैनल आपको ये व्हाइट लाइन यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये है आपका 11 डिग्री चैनल। कितना? 11 डिग्री चैनल या 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से क्या करता है? अलग करता है। और लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाली जो संरचना है वो क्या है? आपकी 10 डिग्री चैनल है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो 4 भाग हो गए इसके। अब आते हैं निकोबार पर। तो निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कार निकोबार, एक लिटिल निकोबार, ठीक है, और ये जो है आपका वो है ग्रेट निकोबार तीसरा। पहला कौन सा हो जाएगा? कार, दूसरा लिटिल निकोबार और तीसरा ग्रेट निकोबार। ठीक, अब ग्रेट निकोबार में यहां पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इसके 2 नाम हैं। यहां पर अवस्थित है ये सबसे दक्षिण में, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कहां पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। तो दोस्तों, ये था अपना क्या? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं किसकी?
यहाँ पर कौन कौन सी जल संधियाँ हैं या स्ट्रेट हैं। तो सबसे पहले कोको स्ट्रेट की बात करते हैं। तो मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ, उसके बाद में यहाँ आते हैं। देखिए कोको स्ट्रेट है यहाँ पर उत्तर में, ये वाली। तो यहाँ कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट जो है वो अंडमान द्वीप को किससे अलग करती है? म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि। तो कोको स्ट्रेट जो है वो उत्तरी अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। तो आपने देखा था कि अंडमान का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या था? उत्तरी अंडमान। दूसरा है डंकन पास। डंकन पास जो है वो लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। तो इस डंकन पास को ही हम लोग क्या बोल रहे थे अभी? 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? डंकन पास में। डंकन पास किसको किससे अलग कर रहा है? लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा आ रहा है आपका 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किससे अलग कर रहा है? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से। तो अंडमान और निकोबार, तो अगर अंडमान का कोई हिस्सा पूछा जाए तो कौन सा कहोगे आप? कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। किससे? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। और अगला आता है आपका 6 डिग्री चैनल। ठीक है, 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा है दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ये तो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो दोस्तों ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्रवाल भित्तियों के द्वारा। तो पहली चीज याद रखना कि लक्षद्वीप का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप में जो टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। इसमें टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। अब देखिए ये है मिनिकॉय और ये है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती है। कवारत्ती कोच्चि से कितने किलोमीटर अवस्थित है? तो देखिए ये कोच्चि दे रखा है, कोचीन आपका, और कोचीन से इन सभी द्वीपों की क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है। तो कोचीन से इसकी राजधानी 404 किलोमीटर है। या अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि से लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे अधिक दूर है? तो बित्रा द्वीप जो है वो सबसे दूर है, जिसकी दूरी कितनी है? भारत की मुख्य भूमि से 483 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कोच्चि से। तो ये इसकी राजधानी मिनिकॉय हो गई। और यहां से एक चैनल गुजरता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। किससे? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और एक है आपका 8 डिग्री चैनल जो कि इसके बिल्कुल दक्षिण से गुजरता है यहां से। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। किससे? मिनिकॉय को मालदीव से। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका लक्षद्वीप। अब बात करते हैं अन्य द्वीपों की। तो अन्य द्वीपों में सबसे पहले है आपका श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा यानी कि ये आपको भारत की अवस्थिति दिखाई दे रही होगी। तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्रा के तट पर अवस्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो श्रीहरिकोटा अगर ये पूछा जाए कहां अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के तट पर। दूसरी बात आती है कि यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैप है। और यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को स्थापित किया गया है। दूसरा, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यानी कि यहाँ पर पुलिकट झील है, ये किसको किससे अलग कर रहा है? बंगाल की खाड़ी से अलग कर रहा है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब अगला द्वीप आता है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ आपको इसकी लोकेशन दिखाई दे रही होगी ये, और यहाँ पर ये लटका हुआ है श्रीलंका आपका। तो पंबन द्वीप की जो अवस्थिति है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। कहाँ पर? भारत श्रीलंका के मध्य में। तो भारत श्रीलंका के मध्य में एक सेतु गुजर रहा है, उसे कहते हैं राम सेतु। तो ये राम सेतु का ही भाग माना जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसका जो पुराना नाम है वो आदम ब्रिज या राम सेतु।
आदम ब्रिज क्या है? आदम ब्रिज जो है वो राम सेतु का प्राचीन नाम है। तो राम सेतु या आदम ब्रिज का ही ये भाग है। भारत श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। रामेश्वरम इसी पर अवस्थित है और ये मन्नार की खाड़ी में। अगर आपसे खाड़ी पूछी जाए कि किस खाड़ी में अवस्थित है, तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? ये मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में होना आवश्यक है। अगला आता है आपका न्यूमूर द्वीप समूह। तो ये न्यूमूर द्वीप है। तो न्यूमूर द्वीप की जो अवस्थिति है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। न्यूमूर द्वीप जो है वो भारत बांग्लादेश की सीमा पर है। कहाँ पर? भारत बांग्लादेश की सीमा पर। कहाँ पर हो गया? भारत बांग्लादेश की सीमा पर। अब दूसरी चीज ये है कि विवाद के कारण दोनों देशों में विभाजित, यानी कि कभी भारत और बांग्लादेश में इस द्वीप को लेकर के विवाद हुआ था, तो दोनों ने इस द्वीप का विभाजन कर लिया था। लेकिन जो हिस्सा भारत के हिस्से में आया था इसका, तो वो इस समय वर्तमान में क्या है? जल में डूब चुका है, वो जलमग्न हो चुका है। ठीक है, तो ये पम्बन द्वीप की कुछ विशेषताएं थी। क्या है? बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित। दूसरा, विवाद के कारण दोनों देशों में विभाजित तो भारतीय हिस्सा जल में डूब गया है। अगला द्वीप आता है आपका अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप ये कुछ समय पहले चर्चा में रहा था काफी, क्योंकि इसका जो प्राचीन नाम था वो व्हीलर द्वीप था। क्या था? व्हीलर द्वीप। और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, जो कि ये आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और भारत इसी द्वीप से क्या करता है? प्रक्षेपास्त्र परीक्षण का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस द्वीप का प्रयोग भारत किस लिए करता है? प्रक्षेपास्त्र परीक्षण के लिए करता है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और जो उड़ीसा तट से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये अब्दुल कलाम द्वीप था। अब लास्ट बचा आपका माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो असम में स्थित है। कहां पर? असम में। और इसका जो निर्माण किया है वो ब्रह्मपुत्र नदी ने किया है, इसीलिए ये भारत का नदीय निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदीय निर्मित द्वीप, यानी कि नदी के द्वारा निर्मित द्वीप। तो देखिए इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये द्वीप है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, फिर आगे चलने के बाद में ये ऐसे मिल जाती है और इस तरीके से जाती है, तो एक द्वीप का निर्माण हो गया। तो यही कौन सा है आपका? माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय निर्मित द्वीप है, यानी कि विश्व में एकमात्र असम में स्थित माजुली द्वीप है जो नदी के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद में ये अवस्थिति अगर इसकी पूछी जाए किस राज्य में है, तो असम में है। तो असम में किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। देश का पहला द्वीपीय जिला, यानी कि देश का पहला द्वीपीय जिला जो द्वीप है उसको जिला के रूप में बनाया गया, वो कौन सा है? वो माजुली द्वीप ही है। ये देश का तो पहला द्वीपीय जिला है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि असम का कौन सा जिला है, तो ये असम का दोस्तों 35वां जिला है। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ जैव विविधता क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये था हमारा भारत के भू आकृतिक प्रदेश और इससे संबंधित कुछ तथ्य और अवधारणाएं, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद में दोस्तों अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा अपवाह तंत्र, यानी कि भारत की नदियाँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।